सर हाँ जी। सर मैंने अभी ज्वाइन किया आपने मैं आपको एक टॉपिक बता सकता हूँ जिसमें मेरे को प्रॉब्लम है। अभी नहीं बेटा, हम लोग सारे के सारे टॉपिक वन बाय वन करेंगे। ओके सर ओके। ठीक है ना? तो उसमें अगर किसी में लगेगा आपको दिक्कत तो आप मेरे को बता देना कि इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है। नो प्रॉब्लम। और वो भी हम लोग अगर किसी एक बच्चे का ही ज़्यादा को है ना अलग से प्रॉब्लम लगेगी तो बात अलग है। सबको अगर लगेगा दिक्कत तो हम लोग अभी कर लेंगे। अगर किसी एक आधे बच्चे का ही प्रॉब्लम है तो फिर आप अपना डाउट स्लॉट में आके उसको कवर अप करिएगा। ओके ठीक सर। है ना? अगर मेजोरिटी को सर दिक्कत इसके लग रहा नोट्स है, बनाने होंगे। आपको नोट्स भेज दूंगा। वैसे बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे, क्योंकि अपने नोट्स अपने हिसाब से ही होते हैं। हाँ जी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें सर सबसे एक मिनट पहले रुकिए जो हम सर, वो एक मिनट सर, नोट्स बनाने 1 मिनट चाहिए। बेटा आप अपना ऑडियो ऑफ करिए। किसका ऑडियो ऑन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो रहता है वो पॉलिनोमियल रहता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रहती है जी, एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स ऐसे करके ए एन एक्स की पावर एन रहता है। ठीक, इसमें ए नॉट ए वन ए टू टिल ए एन ये सब क्या कहलाते हैं? इनके कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं। और ये जो x है ये वेरिएबल है, इसकी इस वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो भी हो सकती है, ना तो फ्रैक्शंस में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन रहती है। अब इसमें अगर ये सारे के सारे कॉफिशिएंट्स अगर रियल वैल्यूज आएंगी, अगर ये सारे के सारे कॉफिशिएंट्स रियल हुए तब हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉलिनोमियल को रियल पॉलिनोमियल कहेंगे जी। अगर इसमें से कोई भी एक इमेजिनरी हो गया तब हमारे लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिग्री। डिग्री आपको पता ही है, जो भी हाईएस्ट पावर है जी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमने बात किया था ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बात किया था। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? क्या होता है डिफरेंस? इक्वालिटी आ जाती इक्वलिटी आ जाती है। सर एवरी हाँ जी। सर मैंने ना सर वो क्लास वाली आईडी ज्वाइन कर रखी थी सर गलती से। तो एक बार बता दो कि अभी तक क्या करा है आपने प्लीज। यही लिखा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और डिग्री और पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके सर। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या डिफरेंस होता है? सर इक्वेशन कुछ वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, एंड एक्सप्रेशन सर इक्वल टू 0 करते हैं। इक्वेशन सर इक्वेशन में एक्स इक्वलिटी आ एक्सिस जाती को है। जहाँ पे कट करेगी। तो एक्सप्रेशन में भी तो इक्वल टू होता है ना, तो इक्वल्स टू तो कहाँ है? इक्वेशन का आउटपुट फिक्स्ड होगा। इक्वेशन में आउटपुट हम लोग फिक्स कर देते हैं। इक्वेशन में आउटपुट फिक्स कर देते हैं। देखिए एक्सप्रेशन, अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेता हूं और उसकी जगह अगर मैं आपको 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखता हूं तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका इक्वेशन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि एक्सप्रेशन में तो आपके लिए x की सारी वैल्यूज लेना पॉसिबल है। आप जो x की वैल्यू लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। इक्वेशन में आप कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट फिक्स कर रहे हैं कि भाई मुझे इसके बराबर आंसर चाहिए, तो अब x की वैल्यूज क्या होंगी? तो इक्वेशन में आप बेसिकली x की वैल्यूज निकाल रहे होते हो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एक्सप्रेशन में आप कोई x की वैल्यू नहीं निकाल रहे होते हो, आप सिर्फ क्या है कि x की जो वैल्यू डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा उसे पिक कर लेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगा? पॉलिनोमियल डिग्री 2। पॉलिनोमियल डिग्री 2 मतलब इक्वेशन है तो जैसे ये लिखा ही गया जी, इक्वल्स टू 0 तो कर ही लेना है, हाईएस्ट डिग्री 2 है जी, ठीक है ना। रूट्स क्या होते हैं? वैल्यू x की वैल्यूज जिस पे 0। x की वैल्यू जिसके ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा जरूर याद रखना है ना, क्योंकि अभी तक जो भी बातें हमने करी हैं वो बेसिक चीजें होती हैं, वो याद रहती हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। आइडेंटिटी क्या होती है? सर जो 2 से ज्यादा उसके वैल्यू बाद से रूट ज्यादा और हर वैल्यू डिग्री से ज्यादा रूट्स होंगे। Greater than 2 roots. ऑलवेज वैलिड हो जाए। यस सर, ऑलवेज वैलिड। और any value to r रूट्स हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप लोगों ने जो जो भी आंसर्स दिए हैं, जैसे कईयों ने दिया कि भी ऑल रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो, कईयों ने आंसर दिया कि भी डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ रूट्स आ जाएं, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि भी x की जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, उस हर एक वैल्यू के लिए इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ रूट्स अगर आते हैं तो वो हम लोग पॉलिनोमियल के लिए स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है। तो वो बातें बाद की आएंगी। पहले अगर मैं सिंपली अगर आइडेंटिटी के वर्ड यूज करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? एन एक्सप्रेशन या एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज for all the real values of x। ठीक, कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल की ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एक्स नहीं बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि जो भी वेरिएबल वहां पे आप असाइन कर रहे हो तो आप उस वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। लाइक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी एक आइडेंटिटी है which is valued for every value of a and b। sin theta equals to 1 by cosec theta, ये भी एक आइडेंटिटी है which is valid for all the values of theta, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी का बेसिक मीनिंग तो यही है कि एक ऐसी इक्वालिटी जो कि वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए होल्ड करे। अब जब इस आइडेंटिटी वर्ड को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज करना होता है या पॉलिनोमियल इक्वेशंस में यूज करना होता है, तब हम लोग जब बात करते हैं तो क्या होता है कि number of roots is greater than the degree of polynomial। जब पॉलिनोमियल के लिए आइडेंटिटी का वर्ड यूज करना होता है, ओके। तो ये आपने याद रखना है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर ना क्वेश्चंस बनते हैं कि आइडेंटिटी का क्या होगी, वेरिएबल्स हर एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए होल्ड करेगी, और जब पॉलिनोमियल में बात करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं, डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ रूट्स हैं जो डिग्री से ज्यादा है, लाइक देखिए आपको क्वेश्चंस में तो ये बोला होगा कि एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक के 3 रूट हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 3 रूट्स हैं। अगर वहां पे 3 रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके एग्जैक्टली 3 ही रूट्स हैं, उसका मतलब है कि उसमें 2 से ज्यादा रूट है, और वो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और इनफैक्ट जब एक क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट होते हैं तब तो वो हमेशा ही इनफाइनाइट ही रूट्स होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जैक्टली 3 रूट्स हो या एग्जैक्टली 4 या एग्जैक्टली 5। तो अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक के ये बोला गया ना कि उसके 3 रूट हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि एग्जैक्टली 3 है, वो सिर्फ ये
उस इंफॉर्मेशन से सिर्फ आपने ये कंक्लूड करना है कि भाई वो एक आइडेंटिटी है, इसके 3 तो नहीं, फिर इनफाइनाइट ही रूट हो जाएंगे। और जब आप एक पॉलिनोमियल आइडेंटिटी की बात करते हो तो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी के जब रूट्स ज्यादा हो जाएंगे डिग्री, उसकी डिग्री से, तो ऐसा कब होगा? जब पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा। मतलब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? 0 होंगे। जैसे आप क्वाड्रेटिक में करते ही हो, अगर किसी क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी होना है तो आप उसके ऊपर क्या कंडीशन डालते हो? क्या कंडीशन डालते हो? A equals to B equals to C equals to 0. A equals to B equals to C equals to 0। ठीक है। अच्छा, ये जो रिवीजन है ना, मैं इसमें आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, ताकि जितना आप सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएं। ठीक है, सब लोगों ने अब थ्योरी तो पढ़ के आए ही हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि सब लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीजें याद होंगी। यस सर। क्या तो सब लोग पार्टिसिपेट करिए, जैसे जैसे मैं आपसे जो भी पूछता है ना, बोलते जाएंगे तो चीजें याद होती रहेंगी। ओके? हाँ जी सर, जैसे अगर ऐसी दे दी हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन p माइनस आर एक्स की पावर कुछ ऐसे ऐसे कुछ दे दिया और बोल दिया कि इसके डिग्री से ज्यादा रूट्स हैं, तो सर वो मतलब फिर हमेशा यही रहेगा ना कि उसके सारे कोएफिशिएंट्स 0 हैं, या कोई इसमें कोई वो तो नहीं होता एक्सेप्शन की, कोई कॉम्प्लेक्स आ गया? कोई एक्सेप्शन नहीं, डिग्री से ज्यादा रूट्स है आइडेंटिटी। ठीक, तो ये एक आइडेंटिटी वाला पॉइंट है जो कि सब लोगों ने याद रखना है और उसके ऊपर स्ट्रेस देना है कि भाई आगे के लिए भी याद रहे। ओके, क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाता है कई बार। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जी। तो रूट्स का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली चल रहा हूं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स में जो पहला पॉइंट है जिसमें डी 0 पॉजिटिव, डी लेस देन 0, डी इक्वल्स टू 0, ये बातें तो आप सब जानते हो, है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके ऊपर बात करने की कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है ना? तो डी पॉजिटिव को रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी लेस देन 0 इमेजिनरी, इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल, ठीक है ना? ये सब जानते हो। जो दूसरी बात है वो क्या है कि अगर जो क्वाड्रेटिक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, अगर a b c रैशनल है और आपको इसके रूट्स रैशनल चाहिए, अगर जो क्वाड्रेटिक दिया है उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल है और आपको फिर क्या चाहिए? रूट्स रैशनल। रूट्स नेशनल चाहिए। ये तो क्या होना पड़ेगा? सर डी परफेक्ट स्क्वायर। Discriminant perfect. Perfect square. डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर है ना क्वेश्चन भी आया हुआ 2019 में किसी एक सेट में, कि आपको रूट से उसके बोला है कि भी उसके रूट से रैशनल, एक क्वाड्रेटिक दे दिया है, उसके रूट से आपको रैशनल करने को बोला है, तो उसके लिए कुछ कुछ जो भी अल्फाबेट है वो अल्फाबेट निकालने को बोला गया है। तो आप उसके ऊपर कंडीशन क्या लगाएंगे? आप कंडीशन ये लगाएंगे कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं रियल एंड इमेजिनरी वाली, ये सबको याद होती है, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर रूट्स रैशनल, इस पे आपने थोड़ा स्ट्रेस देना है। ये थोड़ा ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में पढ़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। सर एक बार फिर से समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया लाइन स्टेटमेंट। बेटा अगर ए बी सी इसके ए बी सी अगर
रैशनल वैल्यूज है, मैंने यहाँ पे और तो आर लिख दिया गलती से, ये क्यू होना चाहिए। अगर ए बी सी रैशनल वैल्यूज है, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक के जो कॉफिशिएंट्स है वो रैशनल है, और आपको रूट्स भी उसके रैशनल चाहिए। तो रूट्स का फॉर्मूला ये होता ही है। यस। तो बेटा फिर ये रूट्स रैशनल कब होंगे? अच्छा ठीक है सर, समझ लग गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए 1 है, बी और सी ये आपको इंटीजर दिए हैं ये, ठीक, और डी इसका परफेक्ट स्क्वायर है जी। इंटीग्रल रूट्स। Roots and teacher. Roots रूट्स भी यस। यस। इसके रूट्स इंटीजर आ जाएंगे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप मिस कर जाते हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको इंटीजर चाहिए तो उसके लिए क्या है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो खैर आपको पहले से ही दे रखी होगी, जिसमें ए जो होगा वो आपको 1 दे रखा होगा, बी और सी कुछ इंटीजर वैल्यूज दे रखे होंगे। उसके लिए भी आपने यही करना है कि डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तब ये रूट्स इंटीजर भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड में कितना का डिफरेंस है, डी तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, वो तो कॉमन बात है। इसके अलावा सेकेंड में ए बी सी का सिर्फ रैशनल होना जरूरी है, थर्ड के लिए इनका इंटीजर होना जरूरी है, और साथ में ए को 1 होना जरूरी है। अगर ये 1 नहीं होगा तो फिर तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर अगर जैसे 3 हुआ, ए की वैल्यू अगर हमने 3 असाइन कर दी तो सर तो भी तो हो सकता है उसके लिए, अगर ऊपर 3 का मल्टीपल हो। नहीं, तब नहीं होगा। अगर बाकी सारे कॉफिशिएंट्स भी अगर 3 के मल्टीपल हुए ना, बी और सी, तब Yes, हो sir. सकता है। लेकिन फिर Yes, तो sir. हम लोग 3 कॉमन निकाल देंगे ना, हाँ यस सर। ठीक है ना। तो यस सर। तो आप उस तरीके से ऐसे सोचो कि भी अगर वो बाकी के भी 3 के मल्टीपल होंगे तब फिर वो ऑटोमेटिकली 1 बना दूंगा मैं। यस सर। ओके हाँ जी सर, समझ गया। ठीक, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें जो आप लोगों ने चीजें याद रखनी है वो क्या क्या है कि ये तो ये दोनों पॉइंट्स हैं ही, है ना। अब इसमें जो जो है ना मेन चीजें याद रखने वाली होती हैं, एक तो कि हम लोग है ना रैशनल रूट्स हैं, तो रैशनल रूट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, या मतलब जैसे कई बार आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको एबीसी में एक रिलेशन दे दिया जाए, एबीसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी और फिर आपको बोल दिया गया कि इसके रूट्स क्या हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, रैशनल, रियल, इमेजिनरी, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो उन हर एक चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी। देखिए अगर आपको रियल और इमेजिनरी के बारे में बात करनी है तो रियल और इमेजिनरी की इंफॉर्मेशन कौन देगा। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक के रियल के बारे में बात करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर मुझे रैशनल रूट की बारे में बात करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, डी परफेक्ट, डी ही देगा। लेकिन अब उसमें भी फर्दर एक बात आ जाएगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव ही नहीं हुआ फिर तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होने के साथ साथ में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ तब वो रैशनल होगा। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भी रियल और इमेजिनरी के बारे में अगर मुझे जज करना है तो मुझे क्या चीज के बारे में सोचना चाहिए। सिरा डी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचना चाहिए। रैशनल के बारे में बात करनी है तो उसके लिए भी डी परफेक्ट स्क्वायर होने के बारे में बात सोचनी चाहिए।
ठीक, अगर रूट्स पॉजिटिव रूट्स के बारे में बात करनी है तो क्या करना है? सम और प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव जी, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, बोथ रूट्स नेगेटिव, सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं दोनों रूट्स पॉजिटिव प्रूव करना चाह रहा हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है, मुझे उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में बताएगा सम एंड प्रोडक्ट। बोथ पॉजिटिव कब? जब दोनों पॉजिटिव है। बोथ नेगेटिव मतलब सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम के बारे में कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं लगेगी, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, इसमें अगर कोएफिशिएंट्स आपके रियल हो, मान लो ए बी सी रियल हो, तो इमेजिनरी रूट्स अगर हो जाए तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं जी, ये बात पता होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर एक रूट आपको कोई दे दे तो दूसरा रूट आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको ऑटोमेटिकली वहां से जजमेंट लगा लेने चाहिए कि भाई दूसरा रूट ये होगा। सिमिलरली कि अगर आपको ए बी सी ये तीनों रैशनल दिए हैं, ये तीनों अगर रैशनल दिए हैं तो तब अगर इरैशनल रूट्स आ रहे हैं तो इरैशनल रूट्स क्या होंगे? पेयर्स में होंगे। मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट की होगा तो दूसरा p माइनस रूट की होगा जी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा स्ट्रेस दीजिएगा कि भी अगर इस चीज के बारे में बात करनी है तो मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे क्वेश्चन को बढ़ाना चाहिए। दोनों रूट पॉजिटिव तो दोनों सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव देखा जाए, दोनों रूट्स नेगेटिव के बारे में बात कर रही है तो सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारे कुछ। ओके, यस सर, यस सर। अब इसके अलावा बाकी के कुछ क्वेश्चंस तो आप करते ही रहते हो कि भाई आपको ए बी सी आपको दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि उसके रूट्स रियल हैं इमेजिनरी हैं क्या है, तो वो आप ना अकॉर्डिंगली सॉल्व तो कर ही लेते हो। ठीक है, हाँ जी सर। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता ही होता है तो उसके लिए हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कि भाई आपको मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, वो कैलकुलेट करने को बोला गया है तो आपको वो आना चाहिए कि वो सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जाए। क्यूब अगर आ जाए तो वो आप लिख पाए, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाए, हम लोग इसको याद नहीं करते लेकिन बनाया तो जा ही सकता है इस टाइप से, राइट? ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर, यस सर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अब कर लेंगे है ना, वो यहाँ से दोबारा से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली 4 तक याद रखिए। अब एक सब्ट्रैक्शन वाला भी है, अल्फा माइनस बीटा अगर करेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस फोर्थ वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज का सम पता है प्रोडक्ट पता है, मैं उनका डिफरेंस निकाल सकता हूँ। या अगर सम पता है सब्ट्रैक्शन पता है, मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ।
या फिर अगर सब्ट्रैक्शन पता, प्रोडक्ट पता है, मैं सम निकाल सकता हूँ। तो आप इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से ये देख सकते हो कि तीनों में से सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें अगर आपको पता हो तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो एक तो जो 4 पावर तक, ये तो आप याद ही रखना चाहिए क्योंकि यहां तक तो क्वेश्चन आपको हो ही सकते हैं। लेकिन कई बार ना इसके हायर पावर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक 2019 में ये क्वेश्चन आया था जिसमें आपको इक्वेशन लिखी थी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए थे, तो आपको बोला गया था अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 कैलकुलेट करो। तो अब इतने हायर पावर को नहीं आप याद रख सकते, आप उनके फॉर्मूले नहीं बना सकते, आप उनको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे। और जब इतनी हायर पावर दी होती है तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप उस फॉर्म में बनाएं। वो क्वेश्चंस भी समाओ किसी दूसरी फॉर्म में करने लायक वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये क्या बन रहा है, इसके अगर रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अब इस प्लस 1 को उधर ले जाके वो आयोटा बन जाएगा, तो x की फिर वैल्यूज क्या जाएंगी? -1 प्लस माइनस आयोटा। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अब इसमें से एक वैल्यू अल्फा होगी, एक वैल्यू बीटा होगी, है ना? तो मैं प्लस वाली को अल्फा लिख लेता हूँ और माइनस वाली को बीटा लिख लेता हूँ। तो बेसिकली आपसे ये कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो अब जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक थ्योरम पढ़ते हो, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते हैं? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर की है ना रिवीजन आएंगी, तब मैं यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो अगर हायर पावर आ जाएंगी, है ना, 10, 15, 20, 40, 100 तक भी आ सकती है ना, उससे हायर भी हो सकती है, तो फिर वो जो क्वेश्चन है, फिर वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से फिर वो क्वेश्चन होते हैं, और वो रूट्स भी कुछ ऐसे आएंगे कि आपको उन रूट्स कैलकुलेट करके इसका फाइनल वैल्यू मिलेगी, रेदर देन कन्वर्टिंग इट इनटू लाइक दिस। हायर पावर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं कर पाएंगे, आपको फिर उसके रूट्स निकाल के इस टाइप से करना पड़ता है। ओके? यस। कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो रूट्स आते हैं वो ओमेगा टाइप किया जाते हैं या आयोटा टाइप, सिंपल अकेला आयोटा टाइप किया जाते हैं। तो ओमेगा के बारे में आपको पता होता है कि ओमेगा की पावर 3 जब करते हैं तो वो वापस से 1 आ जाता है, तो वो रेपिटेशन होती है ना? यस है ना ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। तो जब हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो कई बार फिर वो उस टाइप के भी होते हैं कि भी आप ओमेगा बना लें, वो अगर ओमेगा लग रहा है ताकि मैं उसकी ओमेगा की तो कितनी भी बड़ी पावर आ जाए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके? तो यस सर। पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएं। अगर 2-3 पावर तक है तो ऐसा, अगर ज्यादा पावर वाला है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इमेजिनरी वाला। और एक दो क्वेश्चन तो आप ऐसे भी देखते हो कि अगर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसके रूट्स आपको दिए गए अल्फा एंड बीटा, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आपने शायद। फिर an उन्होंने लिखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और फिर कुछ पूछा होता है। यस सर। याद है ना? यस सर। यस सर। 16 प्लस a 14 अपॉन a 15 ऐसा कुछ किया होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या है, फिर डायरेक्टली ये अल्फा इसमें पुट करके कि भी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 बीटा, तो उसकी हेल्प से भी हमें कोई यूज करना पड़ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये एक वैरायटी है क्वेश्चन की जो कि आपको देखनी चाहिए। ओके?
यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन A few moments later. Yes, sir. Yes, sir. इसको सर डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना के कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। आपको जिस फॉर्म में आपको याद रखना है आप उसे याद रखिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमन रूट्स, अगर एक कॉमन रूट के बारे में बात बोली गई है क्वेश्चन में, आपको ये इक्वेशन लगानी है। यही बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने। ओके, तो कॉमन रूट के लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन हो ही जाता है। आपको इसके अलावा फिर और कुछ सोचना नहीं पड़ता। और दूसरी बात बहुत कम, अगर दोनों ratios equal. रेशियो सेम होना चाहिए, सेम डिग्री। कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम, ठीक। और इसमें कई क्वेश्चंस आप लोगों ने है ना अभी रिवीजन किया है, तो आपने शायद से देखा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला होता है कि भी दीज टू क्वाड्रेटिक हैव ए कॉमन रूट। तो जब दीज टू क्वाड्रेटिक्स हैव ए कॉमन रूट सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि भाई इनमें कम से कम एक रूट तो कॉमन है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इमेजिनरी ही आ रहे हैं। Yes. Yes, sir. तो जिस दूसरी दोनों ही क्वाड्रेटिक के बारे में कहा गया है, तो फिर उसके भी तो अगर उसके साथ उसका एक कॉमन रूट है तो दूसरा भी तो क्या होगा, कॉमन रूट आ ही वही हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेटिव तो आना है। अगर पहली क्वाड्रेटिक का एक रूट 1+3 आयोटा होगा, मान लीजिए वो वाला कॉमन रूट है, तो 1 - 3 आयोटा ही तो होना पड़ेगा दूसरा रूट, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी। एंड ऑब्वियसली कंडीशन तो ये चल ही रही है कि भी कोएफिशिएंट जो है वो रियल है। अगर कोएफिशिएंट रियल की बजाय इमेजिनरी कर देंगे फिर तो कुछ अलग बन सकता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। कॉमन रूट के बारे में बात बोली गई है तो कोएफिशिएंट रियल दिया ही गया, अदरवाइज फिर बात करते भी नहीं है ऐसे पॉइंट। ओके, तो वो वाली चीज आप लोगों ने याद रखनी है। मैं उस चीज को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि भी आपने वो चीज याद रखनी है, उसको है ना सिंपली करके आगे नहीं बढ़ जाना है, उस पर स्ट्रेस देना है कि भाई वो वाला। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ इतना बोला गया होता है कि भाई हैव ए कॉमन रूट, लेकिन हैव ए कॉमन रूट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वन कॉमन, हैव ए कॉमन रूट का मतलब एटलीस्ट वन कॉमन रूट। तो अगर दो की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है तो आप दो वो भी आप कंसिडर उसमें कर सकते हैं। तो कई बार दो कॉमन रूट ही बन जाते। ओके, Yes. कॉमन Yes, sir. क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखिएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब बात आती है तो बेटा इसमें तू तो आज भी नहीं आया। हाँ, ऑडियो ऑफ करिए तनिष, आप भी। Yes, sir.
रोहन ऑडियो ऑफ करो। रवि ओके जी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? भी आपको जो इनपुट डाला जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे और फिर हर एक इनपुट के आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या है उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर एक क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स के बारे में बात करें तो टोटल कितने टाइप के ग्राफ बन जाते हैं? टोटल कितने केस होते हैं? सर 6 केसेस होते हैं। 6 होते हैं। 6 केसेस बन जाते हैं जी। इन तीनों केस में क्या डिफरेंस है जी? क्या सेम है, क्या डिफरेंस है? डी का फर्क है। डिस्क्रिमिनेट तो जहाँ पे भी एक जगह कट कर रहे हैं वहाँ पे ए पॉजिटिव है, सर एक पॉजिटिव है तीनों केस। ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट greater than 0, equal to 0 or less than एक में इक्वल टू 0 एक में लेस देन 0। यस सर। और 3 केसेस और होते हैं। डाउनवर्ड, ए लेस देन a negative हो जाता है। ए नेगेटिव हो जाए। इन दोनों में ए नेगेटिव सर और इसमें डी पॉजिटिव, डी 0, डी नेगेटिव। इन तीनों केसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी 6 के 6 केसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो कौन से हैं? ये दोनों। आप देखते रहते हो कि बार बार हम लोग जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं है ना, मतलब जब आपने है ना फंक्शंस भी पढ़ा 12th में भी काफी सारी जगह पे ये बार बार आता रहता है कि दिस क्वाड्रेटिक हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वाड्रेटिक हैज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप उनके लिए फिर क्या कंडीशंस लगाते हो? ये कंडीशंस ही तो लगाते हो ना कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड d इज डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव इफ दैट क्वाड्रेटिक हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव क्वाड्रेटिक के बारे में बोला जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हैज टू बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो केस नंबर 3 और 6 है, जो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक में नहीं आप पूरे 11th-12th में बार बार यूज करते रहते हो। जहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक आता है कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। श्रेय आप कुछ पूछ रहे थे क्या? सर मैं केस 1 और ये जो ऊपर आपने a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर इक्वल टू 0 पर लीनियर नहीं बन जाएगा ग्राफ? नहीं, ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो लिखने में थोड़ा कॉस्टली है। ओके सर। ओके, इन 6 के 6 में कॉमन चीज क्या है? ये जो उनका पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है जी? वर्टेक्स। पैराबोला है, पैराबोला तो अब आप पढ़ भी चुके हो, तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स होता है जी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस d by 4 है। तो इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है वो 6 के 6 के लिए सेम है। तो ये फॉर्मूला कहीं बदल नहीं रहा, 6 के 6 के लिए सेम है, तो फॉर्मूला आपने याद रखना है। बस इसमें ये जो माइनस d/4a है, जब पैराबोला आपके ओपनिंग अपवर्ड होते हैं तब यही माइनस d/4a क्या रिप्रेजेंट कर देता है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। और केस नंबर 4, 5, 6 में यही फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है।
ऑल्दो ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के आपके पास दूसरे मेथड भी हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के भी कर सकते हो। तो जो आपको ठीक लगता है ना, जिसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं -d/4a को अगर याद रखना चाहूँ तो उसके लिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस में ये मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और किस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है जी। और ये वाला जो अगर वर्टेक्स पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वर्टिकल लाइन क्या हो जाती है? एक्सिस पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। तो जब भी क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें अगर एक्सिस के बारे में अगर बात करनी पड़े उस पैराबोला के लिए, तो वो एक्सिस जो रहेगी वो वर्टिकल होगी। तो कौन से कहाँ से पास करेगी? वर्टेक्स से पास। वर्टेक्स से। ठीक है, और फायदा इस एक्सिस का क्या होता है कि इस एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिक। अब इसमें आप लोगों ने जब अभी रिवीजन करा होगा तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे कि मान लीजिए आपको एक सा कोई पैराबोला दे दिया गया और आपको इसके बारे में बोला गया है कि भाई ये पैराबोला है जी y=ax² + bx + cb, और फिर आपको बोला गया है कि इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में अब आप a b c के साइन बताइए। ये क्या है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? यस कैसे क्वेश्चन करे होंगे, तो बताइए फिर। ए नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। सी बी पहले तो ए के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में अगर जजमेंट लगानी है तो कौन बताएगा जी? अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड। इस केस में डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव आंसर हो गया। तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? पैराबोला अप है या डाउन है। ठीक है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन, चलो बी के बारे में बात करते हैं, पहले सी कर लेते हैं। सी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? इंटरसेप्ट बताएगा सर, वाई एक्सिस पे कहां पे पॉजिटिव कहाँ पे कट करेगा? इस केस में प्लस है, बताएगा कौन? वाई एक्सिस। और डी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? रूट्स। इसमें प्लस है, बताएंगे कौन? रूट्स बता देंगे बड़े आराम से। ग्राफ लेके हम लोग बता रहे हैं कि भी रूट्स इसके रियल आ रहे हैं, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। और बी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताता है? -b/2 डेरिवेटिव पॉजिटिव है सर इंटरसेप्ट पे स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। c/-b/2 है, किसी से भी देख लेंगे। यस सर। 0 पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यस सर, इंटरसेप्ट पे स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। क्या कह रहे हो सर जो इंटरसेप्ट है उस पे अगर स्लोप इंक्रीजिंग हुई तो बी पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग हुई तो बी इंटरसेप्ट पे? नेगेटिव। कौन से इंटरसेप्ट की बात बोल रही है आप? सर ये वाई एक्सिस पे। यस सर। ओके, -b/2a से देख लेंगे। -b/2a से देख लेंगे सर। 2ax, ठीक है, यस सही बात सर। ऐसे भी वो भी बता देगा, बिल्कुल ठीक है, वो भी बता देगा। नॉर्मली हम लोग है ना ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक, आपके वाली बात भी बिल्कुल ठीक है जी, वो भी किया जा सकता है, जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। सर हम इंटरसेप्ट की स्लोप से कैसे बता रहे थे? बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? यस ओके सर, ठीक है। यस सर। जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, उस पे अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव, अगर उसको स्लोप नेगेटिव होगा तो भी नेगेटिव। यस सर। ठीक है, ठीक। ओके, अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि भाई एक क्वाड्रेटिक आपको दे दिया गया, उसके रूट्स के बारे में बोल दिया कि उसके रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है,
तो फिर बोले जाता है, एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भी a माइनस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट 4a माइनस 2b प्लस सी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या चारों ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन पे अलग अलग इंफॉर्मेशन चेक करनी होती है कि क्या वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, राइट? तो इससे क्या कंफ्यूजन? यस सर। साइड पे रहता है। अगर मैं इसके रूट से इमेजिनरी बोलूं तो ए पॉजिटिव और इंफॉर्मेशन दी है एफ एक्स ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है जी, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और साथ में दिया गया है कि a माइनस बी प्लस सी इज पॉजिटिव। तो अब इसके बारे में बताइए कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा? सर एक वैल्यू पे आ गया तो बाकी सब पे भी होएगा। यस सर पॉजिटिव ही होएगा। बिल्कुल। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग होता है कि सबसे पहली बात तो ये रहती है कि भी अगर ये क्वाड्रेटिक और इमेजिनरी रूट्स दिया है तो उससे आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या जाना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये चीज आपने कंक्लूड करनी। अब आपने दो पॉसिबिलिटी जनरेट कर ली कि या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। अब उसमें से फाइनल चीज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव। इसका मतलब है f ऑफ -1। अब जो कंडीशन आपको दी जाती है आपने थोड़ा उसको रिलेट कर लेना होता है कि भी x की कौन सी वैल्यू डालने पे, fx में x की कौन सी वैल्यू डालने पे मुझे ये चीज मिल जाएगी। मैं इजिली रिलेट कर पा रहा हूँ कि x को अगर मैं -1 डाल दूंगा तो ये f ऑफ -1 बन जाएगी। तो f ऑफ -1 आपको पॉजिटिव दिया, तो जब f ऑफ -1 पॉजिटिव दे दिया है मतलब एक इनपुट पे आंसर पॉजिटिव आ गया है तो सब पे पॉजिटिव आएगा। अगर एक इनपुट पे पॉजिटिव आंसर है तो सब पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने तो क्या बात किया है या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। तो अगर एक इनपुट पे पॉजिटिव है तो बाकियों पे भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब जब आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि अच्छा इसके बारे में बताइए कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अब फिर से क्या है इस चीज को रिलेट करते हैं कि भी मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, तो बड़े आराम से ये दिख रहा है कि f ऑफ -2 है तो मतलब f ऑफ -2 भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से ऐसे ही कुछ और वैल्यूज भी आगे अलग अलग ऑप्शंस में आपको मिल जाती है, राइट? ठीक, यस सर। यस सर। तो ये एक चीज है जो कि आपने याद रखनी है। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि भाई आपको जैसे कि भी 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 5 दे दिया जाए। आपको बोल दिया जाए कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। मतलब m कैलकुलेट माइनस करना कर देंगे 5 को उस वाली साइड लेके जाके। यस ताकि m कैलकुलेट करना है ताकि ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगी। वेवी कर्व लगा देंगे। वेवी कर्व कैसे लगाएगा यार? सर -5 को उधर लेके उसका डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसके बाद सर डी लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे डिस्क्रिमिनेंट लगा देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि भी जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो वो ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये जो क्वाड्रेटिक होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव वाला ही दिया होता है, इसके रूट्स नहीं आ रहे होते, मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी ही होते हैं। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव वाला केस होगा तो मैं इसे सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूं तो इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने रिलेट कर लिया कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दिस इज पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के फिर सारे के सारे टर्म एक तरफ ले जाके
आपके लिए ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन जाती है कि दिस क्वाड्रेटिक हैज टू बी ऑलवेज नेगेटिव या फिर दिस क्वाड्रेटिक हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि भी m की क्या वैल्यू डालें जिसपे ये जो क्वाड्रेटिक अब हमारे सामने बन गया है वो हमेशा पॉजिटिव हो या फिर हमेशा नेगेटिव हो। तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ कंडीशंस लगानी होती हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट कोएफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी पॉजिटिव, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव। ये दो कंडीशन लगानी। और अगर क्वाड्रेटिक को ऑलवेज नेगेटिव बनाना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ये दो कंडीशन लगानी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। और इसमें कई बार मॉड लगा दिया जाता है, तो मॉड लगा के मॉड को ब्रेक करके हम लोग इसको है ना ये लिख लेते हैं कि भाई -5 है वो ऐसे -5 से 5 के बीच। तो अब उस केस में फिर आपके लिए एक नहीं दो इनइक्वालिटी बन जाती है। आप इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके n की वैल्यूज अलग से निकालोगे, इसको सॉल्व करके n की अलग से वैल्यूज निकालोगे और फाइनल आंसर क्या होगा? इंटरसेक्शन सर। ठीक, यस सर। समझ गया ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्वाड्रेटिक में काफी देखते हो। अगर किसी क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव होना है, ऑलवेज नेगेटिव होना है, तो क्या कंडीशन करेंगे? ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट चीज रहती है वो रहती है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। लाइक आपको ये दे दिया जाए a स्क्वायर b स्क्वायर bx प्लस c अपॉन a1x स्क्वायर b1x प्लस c1b, इस टाइप के ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसकी रेंज निकालनी है, कैसे निकाली जाती है? x में इक्वल टू y का क्रॉस d ग्रेटर देन 0 करा देते हैं। इसको इक्वल टू y करके इस क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर सारे के सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं। फिर वो x में क्वाड्रेटिक बन जाता है और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रेंज का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक में नहीं, आपको फंक्शंस में भी काम में आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप फंक्शंस में भी देखते हैं, राइट? यस सर। यस सर। सिर्फ ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें है ना कई जगह पे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, बाकी चैप्टर्स के लिए भी कवर अप हो रहे हैं। तो रेंज के लिए तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ रूट्स। सर हाँ जी सर, इसके अंदर हम ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 क्यों करते थे वैसे डी को? देखिए, आप मान लीजिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप इसकी रेंज निकालना चाह रहे हो, तो फॉर द टाइमिंग अगर मैं y को कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दूं, मान लो मैं 3 असाइन कर देता हूँ, ठीक है, मैं y की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लूंगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सारे के सारे टर्म एक तरफ ले जाके क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अगर मुझे x की कोई रियल वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या होगा कि x की ऐसी रियल वैल्यू अवेलेबल है जिसपे y मुझे 3 मिल जाएगा। यस सर।
there is certain real value of x is available such that this whole ratio is equals to 3, मतलब y can be 3, तो मतलब y का जो 3 आउटपुट है वो कंसिडर हो जाएगा, वो मेरी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने 3 की जगह 4 डाला होता, फिर पूरी की पूरी मैं कैलकुलेशन ऐसे ही करता, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेता और फिर मैं उसके रूट्स निकालता। मान लीजिए y की वैल्यू 4 डालने पे जो मेरे को सारा का सारा वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, उसके रियल रूट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसपे मुझे y 4 मिल जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक, तो अब मैं ये तो चलो मैंने आपको वैल्यूज डाल के समझाया है ना। अब सॉल्विंग के दौरान मैं एक एक वैल्यू तो डाल के नहीं करूंगा ना। सर आगे समझ सर, आगे समझ सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक जनरलाइज y मान के चल रहा हूँ और मैं y की वो वाली वैल्यूज पिक कर लूंगा जिसपे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ग्रेट, यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में बेटा कुछ चीजें तो वही है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन सब की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए जी। ये तो खैर सबको याद रहती है ना, ये तो सिंपल है। बोथ रूट्स पॉजिटिव की कंडीशन सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव की कंडीशन सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ये तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि सारे को याद रहती है। और इसमें नेगेटिव वाले केस में एक चीज और है कि भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर मतलब एक रूट सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, या ऐसा कह लो कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो रूट्स कभी फिर इमेजिनरी नहीं हो सकते। अगर c बाय a नेगेटिव होगा तो रूट्स कभी इमेजिनरी नहीं हो पाएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा, होगा ना। यस सर 4ac से यस सर। b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b 4ac स्क्वायर पॉजिटिव 4ac हमेशा माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। ac और a c बाय a अगर नेगेटिव है तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो ac क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मोटा मोटा फिर से माइनस 4ac पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यूज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर आपको c या फिर a में से मतलब c और a ऑपोजिट साइन के मिलते हैं तो आप बिना सोचे समझे उस पर ये बोल सकते हैं कि इसके रूट्स डेफिनेटली रियल होंगे। नेक्स्ट जो लोकेशन ऑफ रूट्स में आपने चीज याद रखनी है वो है कि भाई बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स लेस देन के, वन ग्रेटर देन के, वन लेस देन के, ये कंडीशंस बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। अब याद रखने के लिए चाहे आप कंसेप्ट लगा के याद रखें या चाहे आप डायरेक्ट कंडीशंस याद रखें, वो आपकी इच्छा है। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है जी। फिर बोथ रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, पढ़ा था ये भी नोट्स में। यस सर। यस वन ग्रेटर देन k2 एंड वन लेस देन k1, exactly one root between K1 K2 k1 k2। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अब आपने नोट्स देखे ही हैं तो आपने वहां से पढ़ा भी। सर मैंने ना सारा रिवाइज किया था सर, पर ना बार बार भूले जा रहा हूँ मैं, मतलब काफी ज्यादा दिमाग से स्किप होती है ये वाली। अरे काफी छुट्टी है।
सर ये जो वन रूट ग्रेटर देन के वगैरह ये चीजें ये तो अपने आप भी फॉर्म हो जाती हैं उस टाइम पे इसकी कंडीशन। मतलब देखिए, अगर फॉर्म हो जाती है तो अच्छी बात है, आप खुद मतलब बना लीजिए। अगर मतलब कि कहने का मतलब अगर आप बना सकते हो वहाँ पे तो वहाँ पे बना लीजिए, अभी याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बनाने में दिक्कत आ रही है तो भाई फिर वो ये कंडीशन याद करके जाइएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं बोथ रूट्स पॉजिटिव की क्या, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, फोर्थ बात कर लेते हैं। अगर दोनों रूट्स के से ज्यादा होंगे तो क्या होगा? f of k positive. A into f of k A positive. times A into f of k A positive. times f of k is positive. A Minus क्योंकि A कई less बार than क्या होता है minus कि B भाई B. ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना, तो फिर Yes अब sir. आप एफ ऑफ के पॉजिटिव कहना गलत होगा, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव कहना सही। और Discriminant minus minus B upon 2A. greater Discriminant to greater और minus b by 2a greater than k. minus b by 2. माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन के। ठीक, बोथ रूट्स लेस देन के, बोथ रूट्स लेस देन के, जो बोथ रूट्स Minus ग्रेटर देन b के by और बोथ 2a रूट्स लेस देन के में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस third condition change. Third one less than K. Less than है। k हो जाएगा. ठीक है, जब बोथ रूट्स की बात आती है तो इसका मतलब रियल रूट्स तो रियल तो होंगे ही होंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो तो होना जरूरी है। लेकिन कईयों में आप देखते हो कुछ में डी ग्रेटर देन जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो ग्रेटर देन जीरो वहां होता नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो वहां पे भी होता है, बस हमें लिखना नहीं पड़ता। तो डी ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन तो है ना, आप खुद ही बना सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। बाकी आप कुछ डायग्राम बना के देखा करो। अगर किसी को कंडीशंस याद नहीं होती हैं तो आप डायग्राम बना के देखा करो। सर हाँ जी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता था? हाँ मतलब ठीक है, ग्रेटर देन कुछ नहीं। ओके, आई थिंक बाकी के आगे के 6 7 8 9 है ना, वो आप बना ही लेंगे, नोट्स में तो देख ही लेंगे, ठीक है ना? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर वो जो 9th वाला जैसे सर उसमें डिस्क्रिमिनेंट की क्यों नहीं लगाते हम? K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट। यस सर, उसमें डिस्क्रिमिनेंट वाली बता दो क्यों नहीं लगाते? f of K1 into f of K2 नेगेटिव ना, यस सर। सिर्फ ये वाली कंडीशन लगती है इसमें, है ना? यस सर, डिस्क्रिमिनेंट क्यों और तो नहीं कोई लगती? लगती नहीं है। सर डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं लगती वही पूछ रहा हूँ। अगर f of K1 into f of K2 नेगेटिव हो गया, सर वो तो अपने आप ही अच्छा ठीक है समझ एक गया सर। इनपुट पे आंसर पॉजिटिव, एक इनपुट पे आंसर नेगेटिव। नेगेटिव, तो ऐसा तो ठीक है। तभी होगा जब ग्राफ कट करके जाएगा। यस सर समझ गया। तो इन कंडीशंस को याद रखने के लिए बेटा है ना, मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि भाई आप ग्राफ बनाया करें और ग्राफ में दोनों पॉसिबिलिटीज लिखा करें कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला भी और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। जो कंडीशन आपको दी है बोथ रूट्स ग्रेटर देन के मान लो, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी भी जनरेट हो रही है, ये पॉसिबिलिटी भी जनरेट हो रही है, ओपनिंग अपवर्ड भी ओपनिंग डाउनवर्ड भी। आपने वो दोनों कंडीशन लेके फिर आप एक कॉमन कंडीशन बनाएंगे। तो पहले तो आप है ना दोबारा से एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर किसी को याद ना याद नहीं हो रहा है, आज ही ये क्लास होने के बाद आप फिर से सारे के सारे केसेस आप एक केस लीजिए, आप उनको खुद ही बना के देखिए, ठीक है? यस सर।
नेक्स्ट बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? Place lies between alpha to beta. ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का पर्पस है कि अगर किसी इनपुट पे प्लस आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, किसी इनपुट पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि उनके बीच में एक रूट पक्का होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को डेफिनेटली कट करके जाएगा, क्योंकि एक जगह पे प्लस आंसर आएगा, एक जगह पे माइनस आंसर आ रहा है। पॉलिनोमियल तो कंटीन्यूअस फंक्शन तो होते हैं, कहीं ग्रुप को पता नहीं है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्री। इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन की ही बात करेंगे। अगर ए नॉट एक्स एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसे करके एन इक्वल टू 0 तक लिखा हुआ है, ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें मान लीजिए आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा एन ये इसके रूट्स मिले गए। तो अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या टेकन टू एट ए टाइम है ना, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो शायद किसी को है ना उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या टेकन टू एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम, इनके फॉर्मूले देखेंगे, उनमें सारे के सारे रूट्स का रियल होना कोई जरूरी नहीं। दैट मीन्स कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लेके चल रहा हूँ nth डिग्री का, तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n है, ये जो रूट्स हैं इसमें से कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, तब भी ये फॉर्मूले जो मैं लिखूंगा वो सारे के सारे इनके लिए वैलिड होंगे। जब आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, टेकन टू एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम, इन सब की बात करते हो तो उसमें कितने इमेजिनरी आ रहे हैं, कितने रियल आ रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं होता। ये फॉर्मूले आपके सबके लिए वैलिड होता है, मतलब सारे के सारे रूट्स का कंबाइंड वैलिड होता है। और कई बारी क्वेश्चंस में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट बना के दे दिया जाता है। कैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये एक क्यूबिक है और मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इस क्यूबिक के रियल रूट्स का सम बताइए, इस क्यूबिक के रियल रूट्स का सम बताइए। तो अगर आप इस क्यूबिक के सम ऑफ रूट्स के बारे में बोलेंगे तो टोटल सम तो वो 0 आएगा, लेकिन अगर मैंने आपसे ये ट्विस्ट करके ये पूछा कि भाई इसके रियल रूट्स का सम बताइए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो इसके रियल रूट्स का सम होगा वो कुछ अलग आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये सारे रूट्स का सम बता रहा है, उसमें इमेजिनरी भी ऐड अप हो जा रहे हैं। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। कोई बात समझ में आ रही है ना? यस सर। क्वेश्चन आपका दोनों टाइप से हो सकता है। आपको सिंपल ये भी पूछा हो सकता है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बोला है फिर तो आपने सारे के सारे रूट्स का सम लेके चलना है, वेदर दे आर रियल एंड इमेजिनरी। तो उसमें से कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे रूट्स का सम आप इस कोएफिशिएंट की हेल्प से आप निकालते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में हल्का सा ये चेंज कर दिया गया कि इसके रियल रूट्स का सम बताइए, फिर आपको क्या करना होगा, आप इन कोएफिशिएंट्स की हेल्प से उसके रियल रूट्स का सम नहीं बता सकते, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ और डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा।
जैसे इस क्वेश्चन में ऑल है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना ज़्यादा ट्विस्टिंग है कि इसका रियल रूट ही है ना बहुत ही ज़्यादा ना पॉइंटों में आएगा, शायद आप उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट भी ना कर पाए, उसके सम भी निकालना शायद इस क्वेश्चन में टफ ही है। तो मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को लिखने का सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि भाई कोएफिशिएंट की हेल्प से अब रियल रूट्स का सम नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि इस क्यूबिक के एक रियल रूट है, 2 इमेजिनरी है, तो कोएफिशिएंट की हेल्प से अगर इसका सम निकालेंगे तो वो एक सिंगल रियल और दोनों इमेजिनरी का नेट सम बताएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये तो हमने ये बात कर लिया कि भाई ये जो n रूट्स के सम वगैरह के बारे में जो बातें होती हैं उनमें सबका रियल होना कोई ज़रूरी नहीं है, इमेजिनरी भी हो जाए तब भी वही फॉर्मूले लगते हैं। तो फॉर्मूले है क्या वो एक बार देख लेते हैं। अगर सम ऑफ रूट्स देखा जाए तो समीशन ऑफ अल्फा 1 ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, इसका मीनिंग जानते हो ना? यस अगर मैं समीशन ऑफ अल्फा 1 लिख रहा हूँ तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है कि अल्फा 1 जैसे जितने भी और टर्म आएंगे, लाइक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n तक, वो सारे टर्म्स का सम पूछा गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, दिस इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट। अगर मैं समीशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कर दूं, इसका मतलब क्या है? टेकन 2 एट अ टाइम। कि अल्फा 1 को अल्फा 2 के साथ पिक कर लिया, वो पेयर बना के प्रोडक्ट कर लिया, फिर अल्फा 1 को अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 5 ऐसे करके अल्फा 1 सबके साथ पेयरिंग बना दी। फिर अल्फा 2 को पिक किया, उसके सबके साथ पेयरिंग बना दी, फिर अल्फा 3 को पिक किया, उसके सबके साथ पेयरिंग बना दी। तो वो जो पेयरिंग बना के जो नेट सम आएगा वो किसके बराबर होगा जी? A2 बाई A0। हाँ भाई श्रेय बताओ। सर -1 की पावर में n नहीं आता था? वो कर रहे हैं। ओके सर। तो अब इसमें समीशन ऑफ वन टर्म है तो ये माइनस A1 अपॉन A0 आ गया, ये टेकन 2 एट ए टाइम है तो ये 2 अपॉन A0 आ गया। अगर टेकन 3 एट ए टाइम करेंगे तो क्या आएगा जी? माइनस A3 बाय A। A3 बाई A0। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? मतलब देखो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, माइनस आता है ना? अब राइट हैंड साइड कैसे बनाएंगे? टेकन 1 एट ए टाइम करना है, टेकन 2 एट ए टाइम करना है, टेकन 3 एट ए टाइम करना है, इन सबको है ना कैसे याद रखा जाएगा? सबसे पहले तो प्लस माइनस की बातें करते हैं। मैं इन सबको कॉमन तरीके से क्या लिख लूंगा कि अगर मुझे टेकन r एट ए टाइम करना है, टेकन r एट ए टाइम, तो -1 की पावर r और ये हो जाएगा AR टेकन r एट ए। कि अगर r टर्म्स आप एक साथ पिक कर रहे हो तो उसमें -1 की पावर r वो आप कंसीडर कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि अगर वो r नंबर ऑफ मतलब वो r जो टर्म्स है वो ऑड है तो एक नेट माइनस आ जाएगा, अगर ये r नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है तो ये प्लस रह जाएगा, लाइक दिस। अगर सम था सिंपली तो वो माइनस आ गया था, टेकन 2 एट ए टाइम में वो प्लस आ गया था, टेकन 3 एट ए टाइम में वो माइनस आ गया था। तो इस तरीके से इस चीज को जनरलाइज करने का तरीका क्या है? टेकन r एट ए टाइम इज -1 की पावर। अब ये कोएफिशिएंट कैसे याद रहेगा जी? AR लिखना है जी न्यूमरेटर में, वो कैसे याद रहेगा कि ये
खान करेंगे। टेकन आर एट ए टाइम। टेकन आर एट ए टाइम के लिए हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया है। अब मैं बात कर रहा था कि ये न्यूमरेटर वाला जो कॉफिशिएंट है ये हमें कैसे याद रहेगा कि ये कौन सा लिखना है। तो सीधा सीधा इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आप टेकन वन एट ए टाइम मतलब सिंपल रूट्स का सम करना चाह रहे हैं तो हाईएस्ट पावर से एक पावर कम वाला कॉफिशिएंट उठा रहे हैं। टेकन टू एट ए टाइम कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर से दो पावर कम वाला, मतलब जितने टेकन एट ए टाइम है हाईएस्ट पावर से उतने कम पावर वाला कॉफिशिएंट आपने सिलेक्ट करना होगा, राइट। और डिनोमिनेटर में तो सबके सेम ही है, ए नॉट वैल्यू है जी, जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है वही है जी। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म तो सोचना नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में क्या कॉफिशिएंट रखना है ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि जितने टेकन एट ए टाइम है हाईएस्ट पावर से उतनी कम पावर वाला कॉफिशिएंट आपने उठाना होता है। और कई लोग यहाँ पे है ना जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, खासकर ऐसे वाले क्वेश्चंस में। बीच में अगर कोई एक कॉफिशिएंट नहीं दिख रहा होगा ना तो फिर वो जल्दबाजी में मतलब टेकन वन एट ए टाइम तो वो जल्दी जल्दी से 4 ले लेंगे। अगर बीच में कोई टर्म नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप बिना सोचे समझे बस उतने टर्म आगे वाला कॉफिशिएंट उठा लेंगे। उतने टर्म आगे वाला नहीं उठाना, पावर के रिस्पेक्ट में उठाना। तो बीच में अगर कॉफिशिएंट सब 0 आ जाएंगे टर्म तो मिलेंगे नहीं ना आपको उसमें। सर ये एआर वाला समझ नहीं आया मुझे, एक और बार बता दो। बेटा अगर टेकन वन एट ए टाइम था तो आपने हाईएस्ट पावर से कितने पावर कम वाला कॉफिशिएंट उठाया है? A1 उठाया ना, तो A1 क्या है? A1 एक पावर कम का कॉफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर से कितने पावर कम वाला कॉफिशिएंट है ये? 1 पावर कम वाला। अच्छा सर मैं करा देख रहा था, ठीक है आ गया। ओके याद रहेगा? हाँ जी सबको याद रहेगा ये? यस सर। सर अब इसमें हायर डिग्री में जो क्यूबिक वाला केस है ना वो काफ़ी कॉमन रहता है, तो क्यूबिक को एक बार अलग से डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्यूबिक है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट्स मतलब समीशन ऑफ अल्फा वो क्या होगा जी -b/a। समीशन ऑफ अल्फा बीटा वो क्या होगा जी c/a। समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या होगा -d/a। ठीक है। और क्यूबिक के क्वेश्चंस में आपका एक जो फॉर्मूला है ना विच इज ए क्यूब बी क्यूब, ये ए क्यूब बी क्यूब इसके कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पहली बात मैं तो ये जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है और इसमें भी खासकर जब सम ऑफ रूट्स 0 होते हैं, इसमें खासकर जब सम ऑफ रूट्स 0 होता है तो वो वाली चीज बहुत कॉमनली यूज है जी। ओके अगर क्यूबिक के रूट्स हैं उसमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है या उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी यूज हो जाता है। और अगर सम ऑफ रूट्स अगर 0 है उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर क्यूबिक ऐसा दिया गया है जिसके सम ऑफ रूट्स 0 है तो फिर तो काफ़ी हद तक यही चांस है कि आपको ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और उसकी सॉल्विंग कर लेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। मान लीजिए ये क्यूबिक है और इसमें इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा प्लस 1/गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सब लोग एक बार कैलकुलेट करिए, जल्दी से बताइए।
सर 4 ओके -4। अच्छा 4 ही आएगी सर। 4 आएगी सर, वो +1 लिखे फोर सर, नोट कर लिया था। या 4 4 आ जाएगा सर। 4 4 अरे सब लोगों ने कर ही लिया है। तो आप देख रहे हो कि भी जब आपने इसको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 0 था, है ना। इसीलिए आप लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा लिख दिया, Yes. होगा इसको माइनस बीटा लिख दिया होगा। यस सर यस सर। तो जब सम ऑफ रूट्स आपका 0 है ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आप उस 0 सम को यूज करके फिर आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हो। अगर आप ये देखो कि अगर आप उस चीज को ऑब्जर्व ना करें तो फिर तो आपको इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, फिर आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब क्यूबी के रूट्स का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये वाला पॉइंट कि सम ऑफ रूट्स 0 है, उस चीज को आप जरूर ध्यान में दिया करो। अगर सम ऑफ रूट्स 0 है तो मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, उसकी कैलकुलेशन करना इजी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या कि अगर f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि वो x प्लस रिमाइंडर मिलेगा, जी ऐसा लिख सकता हूं। तो इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a, Yes sir. Yes sir. कि अगर f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस a से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आपको मिलेगा वो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, f ऑफ a के बराबर होगा। ओके यस सर। ये हमारा डिविडेंड है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस ए डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है ना। तो वो वाली इक्वेशन तो सब जानते ही हैं कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और साथ में डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो हमेशा क्या होती है, Less than device. लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी ही है कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटा होता है। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितनी डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होएगा। लीनियर 1 और 0, 1 और 0। या तो 1 या फिर 0। आप जब क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं तो मैक्सिमम डिग्री का कंसिडर करके चलते हैं। तो मान लीजिए आप मैं क्वाड्रेटिक से ना डिवाइड कर रहा हूं, तो आप रिमाइंडर को क्या मान के चलेंगे, आपका रिमाइंडर का assumption क्या होगा, ax प्लस b। ax plus b। अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड करके चल रहा हूं तो रिमाइंडर का assumption क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अगर मान लो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पर वो एक्चुअल में डिग्री 0 का क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ a 0 आ जाएगा। तो वो जो a b वैल्यूज हैं वो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप तो अगर जितने डिग्री का आपका डिवाइजर है, आप रिमाइंडर की डिग्री उससे जस्ट एक छोटे कंसीडर करेंगे और फिर आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अगर उससे भी छोटी डिग्री का रिमाइंडर हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कोएफिशिएंट को 0 बना देगा, ठीक है। लाइक इसमें जो क्वेश्चंस आपको कई बार मिलते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं कि अगर मैं आपको लिखूं कि भी x if x minus 1 सॉरी if fx is divided by x minus 1 तो रिमाइंडर जो आपको मिल रहा है वो 5 मिल रहा है।
और अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा जी? तो ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। कैलकुलेट करके बताइए सब लोग बस जल्दी से। x plus सर x+4 ओके हाँ जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर x+4 तो नहीं, ax+4 आ रहा है मेरा। नहीं सर x plus 4 आएगा, सर a की वैल्यू 1 है। a1 आ जाएगा। ओ हाँ ठीक है सर, वो यस सर x+4 आ गया। इस इक्वेट भी करना है। प्लस 4 आ जाएगा। आप fx Yes. को क्या लिखें? ठीक है, जब x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है तो इसका मतलब f of 1 इज 5, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था ना कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो f ऑफ a के बराबर होगा। तो अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो f ऑफ 1 होगा। तो f ऑफ 1 ही तो 5 है। सर वो रिमाइंडर 5 था तो 6 नहीं आना चाहिए? 6 किस चीज का आंसर 6 है? आप नहीं सर ठीक है नहीं fx का गलती से बोल दिया। f of 1 is 5, f of minus 1 is 3। तो अब आपको बोला गया कि अगर fx को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर कितना, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो लीनियर मान के चलेंगे। अब आप देखिए, ये क्वोशंट का कोई रोल नहीं होता। आपको क्वोशंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, इनफैक्ट आपको fx के बारे में नहीं पता तो क्वोशंट के बारे में आप कैसे पता करेंगे, है ना? तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आपकी कोशिश रहती है कि x की ऐसी वैल्यू डाली जाए जिसपे ये ही जीरो बन जाए, क्योंकि अगर यही जीरो बन जाएगा तो क्वोशंट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल देंगे, इससे लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ 1 आ जाएगा विच इज 5, राइट हैंड साइड में क्या आएगा a प्लस बी। फिर x की वैल्यू -1 डाल देंगे, फिर से ये 0 हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई रोल नहीं रहेगा, और f ऑफ -1 की वैल्यू 3 है, राइट हैंड साइड इज -a प्लस बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a आपको 1 आ जाएगा, b आपको 4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से क्या हो गया, क्योंकि रिमाइंडर x प्लस बी माना है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसी में कई बार आपको क्यूबिक से भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने को बोल दिया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर x इक्वल्स टू a किसी पॉलिनोमियल का एक रूट है तो x माइनस a क्या होगा, उसका फैक्टर होगा।
ठीक है ना। तो एफ एक्स का अगर रूट एक्स इक्वल टू ए है तो एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स लिख सकते हैं। यस सर। अगर यही रूट ए आर टाइम्स रिपीट कर दिया जाए, इज रिपीटेड आर टाइम्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एक पावर आर। पावर आर। यस। अगर एक बार ये रूट होता तो x माइनस ए एक बार फैक्टर आता, अगर r टाइम्स रिपीट है ये रूट है तो x माइनस ए जो फैक्टर होगा वो भी तो फिर r टाइम्स रिपीट कर दिया जाएगा, तो उसको x माइनस ए की पावर r इंटू क्यू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एफ एक्स ऐसा लिखा जाएगा तो बेटा एफ ऑफ ए तो जीरो होगा ही होगा क्योंकि रूट है उसका, एफ डैश ए भी जीरो आएगा, एफ डबल डैश ए भी जीरो आएगा, और कब तक, R r minus माइनस वन टाइम्स तक अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, और पहली बार नॉन जीरो कब आएगा, rth डेरिवेटिव। rth डेरिवेटिव। उसका कारण क्या है कि आप एक बार अगर rth ये r पावर है तो आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, R minus 1 हो जाएगी पावर। r माइनस वन हो जाएगी, तब भी तो x माइनस ए का फैक्टर प्रेजेंट है ना, फिर जब आप x को a पुट करेंगे तब भी वो x माइनस ए का फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से वो जीरो आ ही जाएगा। दो बार कर लेंगे तब क्या होगा, दो पावर कम हो जाएगी, तीन बार कर लेंगे तीन पावर कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली कम से कम कुछ ना कुछ पावर जब बच जाएगी तो इस वजह से जो जो टर्म है वो जीरो मिलता रहेगा। तो पहली बार नॉन जीरो कब मिलेगा, जब आप इसे आर बार डिफरेंशिएट करोगे और x माइनस ए का फैक्टर पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा। ओके यस। तो इस फैक्टर थ्योरम से कनेक्टेड भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन है ना, जब ये थ्योरी पढ़ाई थी 11th में तो मैंने कराए थे, तो उसमें से एक आधा कोई क्वेश्चन है ना जहाँ पे भी देख लेते हैं। करिए बेटा सॉल्व। थ्री आ जाएगी। क्या आंसर आ रहा है, थ्री आ रहा है सर, थ्री। आ रहा है क्या, सर -5। 5. -5। सर माइनस वन यार तो कैलकुलेशन गलत बहुत करता है यार। ओ सर मैं प्लस माइनस एक्स नोट कर ली, सॉरी। अरे तो फिर अब ऐसे क्लास में करोगे तो पेपर में क्या करोगे यार, पेपर में कोई दूसरा मौका नहीं है आपके पास। सर ध्यान दूंगा आगे से। सर -5। नथिंग कर लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में भी कराए थे लास्ट ईयर,
तो आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे तो डेफिनेटली है ना, इजी है। जब भी आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई इस बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स पी क्यू आर एस है, तो आप क्या लिख सकते हो, इस बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टर टर्म में लिख लेते हो, और फैक्टर टर्म्स में लिख के आप अब जिस चीज की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, आप वो वाली फॉर्म बनानी है। मतलब अब आपने ये सोचना है कि x की मैं क्या वैल्यू डालूं जिसपे ये वाले टर्म्स मुझे मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे कि -1 डालने पे ये क्या होगा, -1 -p। जब -1 -p बनेगा तो उसमें से माइनस तो कॉमन निकाला ही जा सकता है, तो इस वजह से अल्टीमेटली वो ब्रैकेट के अंदर वाली बात तो p+1 बन ही जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ कि भी आप यहाँ पे x की वैल्यू के बारे में सोचेंगे कि x की क्या वैल्यू डाली जाए जिससे जिस टर्म की वैल्यू निकालने को बोला गया है राइट हैंड साइड मेरा वो वाला टर्म बन गया। तो x -1 डाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड -5 आ जाएगा, इधर में -1 -p -1 -q ये सब टर्म्स आ जाएंगे, माइनस सबके कॉमन आ जाएंगे तो कट भी जाएंगे, 4 टर्म है तो चारों के चारों माइनस खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो वही चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लेते। अब इसी में अगर मैंने आपसे ये पूछा होता e² + 1 q² + 1 r² + 1 s² + 1 ये पूछा होता तो क्या होता जी? सर p + आयोटा p - आयोटा में p + आयोटा। बिल्कुल ठीक है जी। कि अगर आपको इसकी वैल्यू पूछा है तो क्योंकि यहाँ पे दो पावर है सबकी, तो आप इनको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है ये रूट, इसके रूट्स रियल तो आने नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो p - आयोटा और p + आयोटा। सिमिलरली दिस इज q - आयोटा एंड q + आयोटा, एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट। तो अब आप ये वाला टर्म लाने के लिए आपने x की एक नहीं दो वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक बार आयोटा डालना पड़ेगा और एक बार माइनस आयोटा डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे क्यूबिक होता तो आप इसे 3 फैक्टर में कन्वर्ट करते, तो फिर वैल्यू भी 3 डालनी पड़ती जैसे वो फैक्टर आते हैं। तो इस तरीके से जितनी ये पावर आती रहेगी फिर उतने उसके फैक्टर्स आपको बनाने पड़ जाएंगे, और फिर ऑब्वियस ही बात है उतनी वैल्यूज आप डाल के और टर्म्स निकालते रहेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे। लाइक यहाँ पे कि भी एक बार पहले आप इसी में आयोटा पुट कर देंगे और एक बार माइनस आयोटा पुट कर देंगे, और फिर जो राइट हैंड साइड वाले टर्म आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो जो राइट हैंड साइड वाले टर्म मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली ये वाली चीज आपको दे देंगे। तो जितने ये पावर होती है उतने फिर वैल्यूज आपको डाल के उनका प्रोडक्ट करना है। ओके, और इसमें लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज ना यहाँ पे ऐड कर दूं, कई बच्चे है ना गलती कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये क्यूबिक दिया और मैंने आपको बोल दिया कि इसके रूट्स PQR है, तो फिर वो उसको फैक्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, तो क्या लिखते हैं कि x - p x - q x - r। इस क्यूबिक को वो ऐसा लिख देते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाती है, और वो गलती है क्या, a से मल्टीप्लाई जब आपका कोई क्यूबिक इस टाइप से दिया है ना जिसमें हाईएस्ट पावर वाले का टर्म जो कोएफिशिएंट है वो 1 की बजाय कुछ और है, तो आपको जब आप उसे फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें भी आपको फिर वो कोएफिशिएंट अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड में अगर x³ का कोएफिशिएंट देखेंगे वो तो फिर 1 रहेगा ना, अगर आप ये 4 नहीं डालते। अगर आप ये 4 नहीं डालते हो फिर तो राइट हैंड साइड में x³ का कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा, तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कैसे रहेगा। तो बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली जो हाईएस्ट पावर वाला कोएफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड में उससे मल्टीप्लाई करा दो। अब जब ये इक्वालिटी लिखी गई है अब ये ट्रू है, तो आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है
कि जो भी आपका हाईएस्ट पावर वाला कॉफिशिएंट है वो आपने जरूर लिखना है राइट हैंड साइड में, अगर आप राइट हैंड साइड को फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सर ठीक, सबको समझ में आया इतना? यस सर। सर आप ये जो आपने क्यूब वाला लिखा है वो एक बार समझा सकते हो, मेरा नेटवर्क चल गया था। बेटा क्यूब में मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने इस क्यूब के रूट्स पी क्यू आर बोले तो आप इसके फैक्टर्स को x माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर तो बना ही लेंगे, लेकिन साथ में आपने इनके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में जो हाईएस्ट पावर वाला कॉफिशिएंट 4 यहाँ पे लिखा हुआ सर है। ये वाला सुन लिया था मैंने, ऊपर जो आपने पी क्यू प्लस 1 लिखा है क्यू। बेटा इसके फिर आपको क्यूबिक वाले फैक्टर बनाने हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज डाल के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आयोटा वाले में देखा कि यहाँ पे 2 पावर थी तो 2 फैक्टर बन के आए, तो एक बार आयोटा डाला माइनस आयोटा डाला फिर उनको मल्टीप्लाई किया गया राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्यूबिक जब आ जाएगा तो 3 फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना? यस। अगर पी क्यू प्लस आएगा तो ये पी प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 आएगा, है ना? तो इसके फैक्टर तो ठीक है, ये इसके फैक्टर्स क्या होगा? पी प्लस ओमेगा पी प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली क्यू के लिए लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वालिटी आपने बनाई थी इसमें एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, सॉरी -1 डालना पड़ेगा, एक बार माइनस ओमेगा डालना पड़ेगा, एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर डालना पड़ेगा। ओके सर। तीनों वैल्यूज डालेंगे तब उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे, तब पी क्यू प्लस बना जाएगा। ओके यस सर। तो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को जो आज की रिवीजन है उसमें कुछ फायदा हुआ होगा। यस सर। आपको ये आइडिया लग गए होंगे कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे स्ट्रेस है ना डेफिनेटली देना है। शायद आप उन पॉइंट्स को उतना मतलब जल्दबाजी में हम लोग कर जाते हैं, हम लोग ये सोच के चल जाते हैं कि ये तो याद ही रहेगा, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, जबकि इम्पोर्टेंट होती हैं वो बातें। तो वही मेरा मेन पर्पस है कि इस रिवीजन राउंड में हम लोग उन चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। बाकी जहाँ पे जो नीड है क्वेश्चंस करने की वो मैंने एक दो करा ही दिए हैं। बाकी जो मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस है बेटा वो आप ही लोगों ने करनी, जो आप लोगों ने पहले की करी हुई है उनको एक बार जरूर देखिए, और जो अगर नई कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर्स को उठाइए, और आगे जाके आप जो पिछले 2 सालों के एनटीए के पेपर हुए हैं आप उनको भी करना चालू करेंगे। पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप उन एनटीए के पेपर को भी खुद ही है ना, खुद पेपर लिया और 3 घंटे आप अपना है ना क्लॉक चालू करके आप उसको खुद ही अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि 3 घंटे में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है सर वो सर कब करना है वो? बेटा आगे जाके करेंगे, अभी तो सिलेबस होने दो। ठीक है सर, ठीक है सर, यही पूछ रहा था। सर वो सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? हाँ नेक्स्ट चैप्टर की बात है। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी सर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन था ना जो टॉपिक, सर वो मुझे समझ नहीं आया था जब मैंने रिवाइज कर रहा था नोट से। सर यस मुझे भी वही समझ आया। यस मेरे को भी नहीं। नेचर ऑफ क्यूब रूट्स, ओके। सर वो तब काफी ऊपर से चला गया था सिर के। देखिए अगर कोई क्यूबिक है सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एफ डैश निकाल लेना। इसका एफ डैश क्या है, क्वाड्रेटिक आया? यस सर। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट
देखो इस क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ गया तो तीन पॉसिबिलिटी है। यस सर। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है। अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव या फिर ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव। अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब इस fx का हमेशा स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। यस सर। fx अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो fx क्या हो गया, हमेशा इंक्रीजिंग। यस सर। अगर fx हमेशा इंक्रीजिंग है तो फिर तो इसका एक ही रियल रूट आएगा ना। ग्राफ को Yes, एक sir. बार कट करके ऊपर ही चलता जाएगा ना। हाँ जी सर। और अगर इसका ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव वाला हुआ तब आप क्या बोलोगे कि fx ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तब भी एक ही रियल रूट आएगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब तो बेटा एक ही रियल रूट होगा ऑफ fx। आपको कुछ सोचना नहीं है। ओके, यस सर। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हुआ पॉजिटिव, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट आ रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट। तो मैं रियल रूट मान के चल रहा हूँ कि उसके रियल रूट है जी बेटा x1 x2, जो कि आप कैलकुलेट कर भी लेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट निकल भी जाते हैं। यस सर। तो जो ये रियल रूट आपको मिले होंगे एफ डैश के, आप क्या करेंगे, आप उन दोनों इनपुट्स पे एफ निकालेंगे, एफ डैश नहीं, एफ डैश तो जीरो ही होगा इनपे, एफ निकालेंगे। मतलब एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे इनटू एफ ऑफ x2 कैलकुलेट। ठीक। यस सर। अगर ये हुआ पॉजिटिव तो आप क्या बोलेंगे, वन रियल रूट। अगर ये हुआ नेगेटिव तो आप बोलेंगे थ्री रियल। और अगर ये जीरो हुआ तो रिपीटेड रूट्स, वन रिपीटेड रूट। मतलब कि एक रूट दो बार ही होएगा और एक रूट सिंगल टाइम होगा। उसका कारण क्या, देखिए x1 x2 क्या बता रहे हैं, इसकी स्लोप कहाँ पे जीरो हो रही है। तो अगर क्यूबिक ऐसा हुआ, अगर क्यूबिक ऐसा हुआ तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है, तब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। या फिर ऐसा हुआ क्यूबिक, एफ ऑफ x1 भी नेगेटिव, एफ ऑफ x2 भी नेगेटिव, तब भी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब भी रियल रूट क्या है, एक ही है। तीनों के तीनों रियल रूट्स के लिए क्या जरूरी है कि जिस पॉइंट पे आपको इसका मैक्सिमा मिल रहा है, जिस पॉइंट पे आपको इसका मिनिमा मिल रहा है, उन दोनों पॉइंट्स पे साइन भी उल्टे आए, एक प्लस एक माइनस। यस सर। तभी तो क्या होगा, तीन रियल रूट आएंगे। तीन रियल रूट्स आ जाएंगे। तो एक पॉइंट पे मान लीजिए x1 पे मैक्सिमा है, x2 पे मिनिमा है, तो इनका साइन, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए टू गेट थ्री रियल रूट्स। यस सर। और अगर जीरो ही आ गया तो जीरो का मतलब क्या है, दोनों में से एक पॉइंट पे ग्राफ जस्ट टच ही कर रहा होगा। तो उस पे फिर एक रिपीटेड रूट हो जाएगा, एक रूट और आ जाएगा। ठीक है, सही है। यस सर। और तीसरा केस जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो आ जा रहा है, अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भी मैं उस क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 3a इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो 3a है इंटू x माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो भी फैक्टर थ्योरम में बात कर रहा था मैं आपको कि भी वो कोएफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो एफ डैश अगर ये आ गया तो इसको इंटीग्रेट सीधा सीधा करके हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसा लिख देंगे। यस सर। तो इसको ऐसा लिख के मैं इसको क्या बोलूंगा कि अगर यहाँ पे k जीरो आ जाता है
अब सॉरी, अब जब आप इसका इंटीग्रेट करके ये बना लेंगे तो अब आप इसको एक्चुअल जो क्यूबिक दिया है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग दिस विद गिवन क्यूबिक। सर ये वापस से बता दो। वी गेट के। बेटा जो fx आपको दिया था ये इंटीग्रेशन करने से भी तो वही fx मिलना चाहिए, सारी की सारी कहानी तो वही चल रही है, क्यूबिक दिया हुआ हाँ है, जी। हम्म। ठीक है ना। तो जब आप इसे इंटीग्रेट यस करेंगे आप तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको कांस्टेंट के लगाना पड़ रहा है। यस सर। हम तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा, लेकिन इस के की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी ना। वो कैसे मिलेगी? क्योंकि जो आपको एक्चुअल क्यूबिक कंपेयर। दिया होगा उसके साथ इसे कंपेयर करके। ओके, यस सर। तो बाय कंपेयरिंग दिस विद गिवन क्यूबिक वी गेट के। अगर के 0 आ जाता है तो 3 इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। 3 इक्वल एंड अगर के नॉन जीरो आ जाता है 1 रियल रूट। 1। ये चीज याद रखनी है आपको। अब समझ में आया? यस सर आ गया। यस यस सर। सर इस लास्ट वाले को याद ही रखना है, ये जो केवल है। देखो वैसे तो ये लॉजिकली है। देखो ये क्यूबिक क्या बने, x माइनस x1 का क्यूब प्लस के इक्वल टू 0। अब अगर के 0 नहीं होगा, अगर के 0 है, जस्ट इन केस अगर के 0 है फिर तो क्या बन गया? अच्छा हाँ जी सर समझ गया। फिर तो एक्चुअल क्यूबिक ये बन गया ना। तो इसके तो तीनों रूट्स क्या है, सेम है ना, x1 ही है। यस सर। अगर के 0 नहीं हुआ फिर क्या बन गया? माइनस के बराबर, माइनस के बाय। और क्या ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप की बात बन जाएगी क्या? यस सर। मैं इसको भी है ना समाओ क्यूब रूट ऑफ दिस का क्यूब लिख दूंगा, फिर इसको आयोटा वगैरह 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर के टाइम से लिख दूंगा, है ना। यस सर आगे सर लॉजिकल समझ। है ऐसे। अब रट्टा मान बोलना चाहते हो रट्टा भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसको समझ भी सकते यस सर आगे समझ। सर इसकी सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, मतलब कहाँ से करेंगे ऐसे क्वेश्चन? हो। बुक में ही है, बुक में देखो आप, इंग्लिश में देखो मिल जाएगा। ठीक है सर, मतलब आते हैं इसके ऐसे क्वेश्चन? सर मैं पिछले साल एक के वाला नहीं जरूरी कराया था। नहीं है। देखिए नो डाउट ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी टफ है, ये एडवांस लेवल का ही मैं बोलूँगा। इस पे मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि भी ये मीन्स लेवल का। तो जो जो बंदा इसको याद रख सकता है उसको याद करे, जो नहीं याद कर सकता कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंस लेवल का नहीं है, मेंस से थोड़ा अप ही बोलेंगे इसको। ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा अब वो हमारा है सीक्वेंस सीरीज। उसकी जो डिस्कशन है हम लोग वेडनेसडे को रखेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें से सारे के सारे एपी जीपी एचपी एएम जीएम एचएम, उसकी इनइक्वालिटी, सम स्पेशल सीरीज, वो सारा का सारा उसमें कवर होगा। सर कब है डिस्कशन? वेडनेसडे को। ओके सर। और किसी ने कुछ कहना सुनना हो भाई? तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम किया नहीं हुआ मैंने लास्ट ईयर, तो वो बता दो फिर बात में। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम तो बेटा आपने 9th-10th में ही करते हैं। ये जो क्वेश्चन करा रहे थे वो समझ नहीं आया था। ओके, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भी आप एक बार या तो अलग से डाउट स्लॉट में आ जाओ,
सर कह रहे थे सर। हाँ जी केशव। हाँ जी सर। बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप आप सिंगेज को एक बार देख लीजिए। सिंगेज में आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों मिल जाएगा। ओके ओके सर। तो आप उसमें से आप एक बार देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप किसी भी दिन है ना डाउट स्लॉट में आके अलग से उसको समझ लीजिए। ओके टॉपिक आपके वही है जो आप 9th 10th में करते हो। बस क्वेश्चंस की बात आती है तो क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। सर हाँ जी गौरव बताइए। क्वाड्रेटिक की सॉल्विंग क्या करें सर हम? सॉल्विंग बेटा जो आपने पिछले साल करी हो है ना आप उसको पहले उसको ही करो। कुछ नया करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर्स करिए। ओके सर। ज़्यादा नया करने का टाइम भी नहीं है और फिर फायदा भी नहीं होता। एक ही चैप्टर पे हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं फिर आगे के चैप्टर छूट जाते हैं। तो अगर आप टारगेट को थोड़ा छोटा रखेंगे कि भाई मुझे इतना इतना सेगमेंट करना है तो सारे चैप्टर का वो टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा टाइम है तो सॉल्विंग बड़ी कम है तो लेकिन आगे जाके वो चैप्टर थोड़े फास्ट हो जाते हैं तो फिर वो है ना फिर वो पूरा नहीं होता। ओके ओके सर। हाँ जी आर्यन बताइए। या आपने पिछले साल शायद के वाला नहीं कराया था हमें। क्या नहीं कराया था? जेएन में आपने ये के वाला बताया था। क्यूबिक वाला? यस सर। ओके तो क्या अभी ये समझ नहीं आया? सर ज्यादा नहीं आया मेरे समझ। बेटा वैसे भी है ना थोड़ा ज़्यादा ही टफ है। मतलब कि अगर आपको मतलब अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो तो फिर आप भले अलग से आके डाउट स्लॉट में आ जाइएगा फिर अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो। सर कब आना है फिर? जो भी डाउट स्लॉट है डाउट स्लॉट का टाइम टेबल आपको पता होता है आप देखो। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके यस